हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर वाला कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात किसकी करेंगे? ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। किसकी करेंगे? ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर सुना है ना आपने? ट्रांसफार्मर कहाँ देखा आपने? या अपने सोसाइटी में देखा होगा या किसी बड़े बड़े स्टेशन में देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज, ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज, ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे कि हम बात करेंगे किसकी? इसके टाइप्स की। टाइप से पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करता है। टाइप्स क्या है इसके? एक तो है स्टेप अप है और एक है स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मर है, क्या है? ट्रांसफॉर्मर है ये। स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये भी ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है। तो स्टेप अप का काम क्या होता है? अप है यानी कि लो वोल्टेज को क्या करता है? ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हाई वोल्टेज में ये कन्वर्ट करता है। और स्टेप डाउन क्या है? हाई वोल्टेज को क्या करता है? लो वोल्टेज में बदलता है। किस में बदलता है? लो वोल्टेज में बदलता है। आगे समझ में? तो अब हमारे पास जो केस है, देखो स्टेप अप क्या होता है? स्टेप अप हमारे पास पावर स्टेशन में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? पावर स्टेशन में लगा होता है। और पावर स्टेशन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हमें भेजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बहुत ही हाई वोल्टेज हमें वहाँ से भेजना पड़ता है ताकि वहाँ से एनर्जी लॉस कम हो। अब जैसे ही ये हमारे सोसाइटी में करंट पहुँचेगा, जो डैम से आ रहा है, तो बहुत हाई वोल्टेज का करंट होगा। अब इस हाई वोल्टेज करंट को हमें क्या करना है? लो करना है, तब जाके घर में पहुँचेगा। तो यानी कि जो हमारे आसपास ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, तो क्या करते हैं? उस हाई वोल्टेज को क्या करते हैं? लो में कन्वर्ट करते हैं ना लो, तभी तो घर में आती है। तो ये वाला जो स्टेप अप होता है, तो ये कहाँ होगा? पावर स्टेशन में लगा होगा। कहाँ पे? पावर स्टेशन में लगा होगा। हाई, क्योंकि हम लो वोल्टेज में अगर बिजली को दूर से भेजेंगे तो एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं? हाई वोल्टेज में भेजते हैं। और जैसे ही अब हमारे घर के पास ये वोल्टेज पहुंच गई, तो हमारे घर का जो मॉड्यूलर ट्रांसफार्मर होगा वो क्या करेगा? हाई वोल्टेज को लो में बदल देगा। तो ये हाउस होल्ड में यूज़ होता है। हाउस होल्ड में यूज़ होता है। ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर हो, यानी कि ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज। और ये किस प्रिंसिपल में बेस है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस में बेस है ये? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल में बेस है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। तो अब देखो आगे करेंगे। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसने एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएंगे, इस समय तो क्वालिटेटिव में ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास क्या है? देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो ठीक है, हमारे पास ये क्या है? ट्रांसफार्मर है। एक स्टेप डाउन बनाऊंगा और एक स्टेप अप बनाऊंगा। ठीक है, 2 3। और ये दूसरा, हमारे पास 2 कॉइल है। ठीक है। अब देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन में कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होगा वो आपको देखना है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम तैयार हो चुका है। किसका? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा इस डायग्राम के बारे में। ठीक है। तो आप इसमें देख रहे होंगे, ये हमारे पास क्या है? ये ट्रांसफार्मर है। और ये कोर मटेरियल किससे बना हुआ है? सॉफ्ट आयरन कोर से, सॉफ्ट आयरन से बना हुआ, सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ है। ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ, ये भी सॉफ्ट आयरन कोर से बना होगा। सॉफ्ट आयरन कोर से बना है। ठीक है। ये किस चीज़ से बना हुआ? सॉफ्ट आयरन कोर से बना है। और सॉफ्ट आयरन कोर इज़ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी उनको लॉस नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? लॉस नहीं होने देगा। जैसे कि ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास यहाँ पे कोई AC सोर्स कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी एक AC सोर्स कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये AC सोर्स कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये AC सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब देखो कैसे, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है NP और दिस इज़ अ सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे ये दिस इज़ प्राइमरी कॉइल और दिस इज़ सेकेंडरी कॉइल NS। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर NS बड़ा होगा किससे? NP से, तो ये क्या होगा? स्टेप अप होगा, यानी कि नंबर सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा है। क्या है? सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा है। और इस पे देखो NP क्या है? ग्रेटर है किससे? NS से। समझ के? तो यानी कि टर्न वाइज देखो तो स्टेप अप में और स्टेप डाउन में आपको पता चल गया होगा। ठीक है। NS में देखो, NS में क्या है? सेकेंडरी कॉइल में क्या है? नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, यानी कि स्टेप अप। सेकेंडरी में अगर टर्न कम हो गए तो स्टेप डाउन। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला पढ़ा होगा ना, ये देखो। तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0 Ni। तो देखो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? करंट होगा, और उतने ज़्यादा क्या होगा? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज़्यादा है, और इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो कम वाला क्या करेगा? कम EMF बनाएगा। क्या बनाएगा? कम EMF बनाएंगे। देखो नंबर ऑफ टर्न्स, देखो टर्न्स बढ़ेंगे, टर्न्स बढ़ेंगे, टर्न्स बढ़ेंगे तो EMF भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? EMF भी बढ़ेगा। ठीक है। तो अब देखो कैसे, तो जो EMF है सेकेंडरी कॉइल का ज़्यादा है और प्राइमरी कॉइल का क्या? स्मॉल AC शो कर लेते हैं। ठीक है, EMF को, और EMF और EP कम है। तो EMF किसका? जिसका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उसका EMF ज़्यादा होगा। यहाँ पे EMF किसका ज़्यादा होगा? प्राइमरी का ज़्यादा होगा और सेकेंडरी का कम होगा। ठीक है। तो EMF वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, तो इतना समझ में आ गया स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में। ठीक है। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, किसकी? ट्रांसफार्मर को और डिटेल से जानते हैं। तो इसको मैं मिटा दूँ तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो, तो पूरी तरह से आपको ट्रांसफार्मर समझ में आ जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर पूरी तरह से समझ में आ गया तो आपके जो क्वालिटेटिव क्वेश्चन हैं वो आपके हो जाएंगे क्लियर। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर, देखते हैं पूरा ट्रांसफार्मर का भी जानते हैं पूरा कैसे कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं पूरा। ट्रांसफार्मर, ये हम बड़ा सा ट्रांसफार्मर बनाते हैं। इसके टर्न बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? देखो AC सोर्स कनेक्ट कर दिया और ये AC सोर्स कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब हमें पता है ये किस प्रिंसिपल में काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करेगा। जैसी करंट है, ये करंट आई जाएगी, ये करंट आई जाएगी, तो ये क्या बनाना शुरू कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा। क्या बनाने कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, फिर ये यहाँ लिंक होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बनेगी, और फिर ये यहाँ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो फ्लक्स लाइन भी जनरेट होगी। क्या होगी? फ्लक्स लाइन भी क्या होगी? फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है। अब ये क्या है? करंट कैसी है? वेरिंग करंट है। क्या है? वेरिंग करंट। और वेरिंग करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? चेंजिंग होगा। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फ्लक्स क्या होता है? फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो फ्लक्स क्या करता है? EMF इंड्यूस करता है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू -dφ/dt, ये तो होता है। तो यानी कि अब क्या है? जब करंट पास होगा, वेरिंग करंट होगा, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, जो क्या करेगा? इंड्यूस EMF करेगा। क्या करेगा? EMF इंड्यूस करेगा। क्या करेगा? EMF इंड्यूस करेगा। ठीक है।
अब देखो EMF किस पे ज़्यादा होगा, मैंने बताया था आपको। अब ये जहाँ से जैसे हमने क्या कर दिया, ये फ्लक्स लाइन जनरेट हो रही है, कहाँ जा रही है, दूसरे साथ लिंक हो रही है। तो ये दूसरा के साथ लिंक हो रही है, तो यानी कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किस तरह से ये काम कर रहा है। और जिस तरह अगर EMF इंड्यूस हो गया तो यानी कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ये पूरा फिनोमेना है किसका, ट्रांसफार्मर का। अब जो सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लगा हुआ, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया, सॉफ्ट आयरन कोर क्या कहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसको क्या करता है, मतलब लीक होने से बचाता है, ताकि कम से कम सराउंडिंग में लीक हो। और मैक्सिमम वो क्या करते हैं, फील्ड लाइन को कहाँ भेजेगा, इस तरफ भेजेगा, इस तरफ भेजेगा। और जो आउटर लाइंस भी उनको कलेक्ट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजेगा। समझ में आ गया। अब देखो रिलेशन पूरा, करंट बनेगा, करंट भेजेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब क्रिएट होगी तब क्या क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स क्या करेगा, वेरी करेगा। तो फ्लक्स वेरिंग होगा तो क्या बनेगा, तो फ्लक्स वेरिंग होगा तो इंड्यूस EMF होगा, इंड्यूस EMF होगा। तो ये तो है इसमें कोर मटेरियल का काम पता चल गया। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, पूरा ट्रांसफार्मर की बात हो गई। अब थोड़ा इसका एक रिलेशन है वो कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया, मिठा लेता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रांसफार्मर ना हो तो हमारी वोल्टेज कौन रेगुलेट करेगा, ठीक है, कौन वेरी करेगा। अब देखो हमारे पास क्या है, ये टर्न्स थे हमारे पास, ये प्राइमरी के टर्न्स थे होंगे, सपोज ये सेकेंडरी के होंगे, ठीक है। अब देखो हमें पता है फ्लक्स जो होगा किसमें, प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स, तो क्या होगा, NP5 होगा, क्या होगा, NP5 होगा। प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगा ना, फ्लक्स जनरेट होगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इंड्यूस EMF कितना होगा फिर, तो उसका फॉर्मूला D, ये फॉर्मूला ये है इसका इंड्यूस EMF का अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अब यहाँ पे 5P की वैल्यू क्या हो जाएगी, NP5 क्या हो जाएगी, NP5 हो जाएगी, और ये जाएगा DT, और ये N बाहर ले लो तो NP d5/dt। एक इक्वेशन ये बन गई किसकी, ये प्राइमरी कॉइल की, क्या बन गई, प्राइमरी की हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करेंगे, सेकेंडरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी बोले तो 5S, क्योंकि इसमें भी तो इंड्यूस होगा अब फ्लक्स, ठीक है। तो 5S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NS5, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी क्या हो जाएगा, d5S/dt। और देखो अब ये वैल्यू कहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, तो क्या बन जाएगा ये NS d5/dt। ये सेकंड इक्वेशन बन गई और ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, हाँ, तो पूरी तरह से समझ में आ रहा है ना। अब ये दो क्वेश्चन, अब ये हमें इक्वेशन लेनी है, ये दोनों इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड बाय फर्स्ट क्या है, ये ES है, और फर्स्ट इज EP, क्या है, EP है, और साथ में क्या है, एक NS d5/dt, और ये होगा NP d5/dt। तो ये क्या हो जाएगा, देखो d5/dt से d5/dt कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास जो रिलेशन बन गया है वो कुछ इस तरह बन गया, ES/ds
ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। तो एक रिलेशन तो ये हो गया हमारे पास ई एम एफ और नंबर ऑफ टर्न्स का। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो ई एम एफ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे एक आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। तो आइडियल से आप क्या समझते हो? यानी कि 100% उसकी एफिशिएंसी होगी। क्या होगी? 100% उसकी एफिशिएंसी होगी। तो 100% एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे बताओ? जिसको मैं रब कर लेता हूँ। तो आपको ट्रांसफार्मर भी बनाना पड़ेगा, उसके मटेरियल कैसे किस तरह से यूज़ करने हैं वो आप सबको बताना होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं रब कर लेता हूँ। देखो अब हम बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा? इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 100% होगी, ठीक है। 99% तक तो पॉसिबल हो पाए हैं पर 100 तक अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो यानी कि इसमें पावर ऑफ इनपुट इज इक्वल टू पावर ऑफ आउटपुट। ये समझ में आ गया। तो देखो पावर ऑफ इनपुट क्या हो जाएगा? पावर ऑफ इनपुट वी पावर का फॉर्मूला पता है ना। तो इनपुट का ई और ये जाएगा आई पी। ये स्मॉल ई से ले लेते हैं, ठीक है। ई पी और डॉट आई पी और पावर ऑफ आउटपुट ई एस डॉट आई एस। तो ई पी अब हमें क्या करना है? ई एस अपॉन ई पी तो ये हो गया और ये क्या आ गया? आई पी अपॉन आई एस, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे ई एम एफ किसके, अगर हम प्रोपोर्शनल टू हो रहा है किसके, करंट बढ़ेगी तो ई एम एफ क्या होगा? कम होगा, प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। तो अब देखो अब हमें पता था ई एस अपॉन ई पी क्या पढ़ा था हमने, एक फॉर्मूला पीछे किया था ना, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ये पूरा रिलेशन हो गया। क्या हो गया? पूरा रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पावर का फॉर्मूला ई पी डॉट आई पी। तो न्यूमेरिकल में कभी कोई पावर गिवन होती है वॉट में, तो आपको किस तरह अप्लाई करनी है। तो ये अब हम बात करेंगे किसकी? इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं हम। तो एफिशिएंसी अभी बताई मैंने आपको 100%। तो सिंपल फॉर्मूला एफिशिएंसी का क्या होगा? देखो एफिशिएंसी मैं साइड लिख देता हूँ। एफिशिएंसी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ठीक है। पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100। तो ये ई एस डॉट आई एस ई पी डॉट आई पी इंटू 100। इस तरह से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया वो ट्रांसफार्मर क्या है। अगर ट्रांसफार्मर ना होता तो डैम से आपके घर में बिजली आती तो बहुत हाई किसकी आती? पोटेंशियल क्या आती? तो आपको तो सिर्फ 220 वोल्ट चाहिए होता है ना घर पे। तो वो 220 वोल्ट का काम कौन करेगा? वो ट्रांसफार्मर होगा। मॉडल अगर ट्रांसफार्मर होगा वो क्या करेगा? आपकी स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को, ठीक है। अब देखो एनर्जी लॉस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एनर्जी लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मिटा देते हैं। तो समझ में आ गया ना, एफिशिएंसी भी समझ में आ गई। अब मैं आपको लास्ट इसकी एनर्जी लॉस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस के बारे में बताते हैं। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। एनर्जी लॉस कैसी होगी? सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स लीकेज। किसकी बात करेंगे? फ्लक्स लीकेज फैक्टर लिख देते सारे, ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास फ्लक्स लीकेज, इसमें हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये कॉपर लॉस भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, एडी करंट हो गया। क्या हो गया? एडी करंट हो गया। ये हिस्टैरिसीस बोल सकते हैं, हिस्टैरिसीस। इन फैक्टरों से क्या होता है? हमारे पास एनर्जी लॉस होती है, तभी तो 100% नहीं मिलती है एफिशिएंसी। अब देखो हमारे पास, मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि पेपर क्या ज़्यादा लेंथी तो इस समय आएगा नहीं, तो हम ज़्यादा डीप पढ़ सकते हैं पर न्यूमेरिकल नहीं करना। फ्लक्स लीकेज हमारे पास क्या है? देखो हमारे पास 2 कॉइल थी, एक ये हो गई
एक ये हो गई। अब ये हमारे पास ट्रांसफार्मर था कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, क्या बनेगा, फ्लक्स। तो कुछ फ्लक्स बाहर भी तो जा रहे हैं, सारा फ्लक्स थोड़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरफ, कुछ फ्लक्स क्या होगा, लीक हो जाएगा, कुछ इनसाइड चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स लीकेज होता है। तो यानी कि फ्लक्स मतलब जो सारी फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो नहीं पहुँच पा रही कहाँ तक, यहाँ तक, प्राइमरी से सेकेंडरी तक। तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज इन सराउंडिंग्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज इन सराउंडिंग हमारे पास ये हो रहा है, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ पे कॉपर की बहुत सारी क्या होती है, वाइंडिंग होती है, क्या होती है, वाइंडिंग्स होती है। तो वाइंडिंग्स यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो हमें पता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो H=I²RT, यानी कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, वो क्या होगा, हीटअप होगा, क्या होगा, हीटअप होगा, क्या होगा, हीटअप होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका ज़्यादा तो नहीं है रेजिस्टेंस का। अब हम करेंगे एडी करंट्स। तो एडी करंट क्या होता है, ये इंड्यूस करंट होता है, क्या होता है, इंड्यूस करंट इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या होते हैं, इंड्यूस करंट होते हैं, क्या होते हैं, इंड्यूस करंट इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जो एडी करंट्स हो जाएंगे कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर के हमारे आसपास बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ऐसे कोई इस तरफ होएगा, इंड्यूस होंगे नहीं अलग अलग पोजीशन में, तो अलग अलग पॉइंट की तरफ ही क्या होंगे, इंड्यूस होंगे, वो भी अलग अलग डायरेक्शंस में, कोई इनवर्ड होगा, कोई आउटसाइड होगा, और क्या फॉर्म करते हैं, एकदम 3D ये फॉर्म करते हैं। तो शिफ्ट होने के यहाँ चांसेस होते हैं इसके, मतलब लीकेज होने का यहाँ चांस होंगे बाहर की तरफ, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एडी करंट से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लैमिनेट कर देंगे, क्या कर देंगे, लैमिनेट कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, लैमिनेट करेंगे और यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल भर देंगे, क्या भर देंगे, इंसुलेटेड मटेरियल भर देंगे, क्या भर देंगे, इंसुलेटेड मटेरियल हम भर देंगे। अब इंसुलेटेड मटेरियल में क्या होगा, इस प्लेट का जो करंट होगा इसी प्लेट तक रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा पीछे तक। यानी कि अभी पहले 3D था, अब किस में हो जाएगा, 2Ds में हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे मटेरियल्स भर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2D बन जाएगा। और इस तरह से एडी करंट के कारण नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, यानी कि एनर्जी लॉस नहीं होगी यहाँ पे, क्या नहीं होगी, एनर्जी लॉस, ठीक है। हिस्टेरेसिस पता है आपको, ये लूप बनता है, कुछ इस तरह से लूप बनता है इसका, ठीक है। थोड़ा ये हो गया हमारे पास I वर्सेस S। तो इसका देखो हमारे पास क्या होगा, अगर लूप का साइज़ क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, क्योंकि हमारे पास जो लूप एरिया ऑफ जो लूप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी लॉस। अब मैं पहले अगर ये ऐसे था, अगर मैं थोड़ा उसको और मोटा बना दूं तो और एनर्जी क्या होगी, इस पर लॉस होगी, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो एनर्जी लॉस होगी, क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। अब देखो, तो सॉफ्ट आयरन के केस में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन के केस में क्या होता है, लूप क्या बनता है, थिन बनता है, क्या बनता है, थिन, यानी कि पतला सा लूप बनेगा, क्या बनेगा, पतला सा बनेगा। तो यानी कि अब जो हिस्टेरेसिस कर्व था वो थिन बनेगा। अब वो थिन बनेगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस कम होगी, क्योंकि हिस्टेरेसिस में क्या होता है, कभी वो मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, फिर रीमैग्नेटाइजेशन होगा, ये चीज़ें चलती रहेगी। तो यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी, इस मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते करते क्या होगा, यहाँ पे लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन को मटेरियल यूज़ करेंगे, ताकि क्या होगा, जो कर्व है उसका साइज़ थिन हो। अगर थिन होगा कर्व का साइज़ तो एनर्जी लॉस कम होगी। दूसरा के एडी करंट्स हैं, एडी करंट फॉर्म होंगे, इंड्यूस करंट है, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का तो चेंज हो रहा है बहुत स्पीड से, तो यानी कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और वो एडी करंट शिफ्ट हो जाएंगे पीछे की तरफ। इसीलिए जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत सारी प्लेट्स लगाई जाती हैं, बहुत सारी प्लेट फॉर्म में लैमिनेट किया जाता है, एक लैमिनेशन, दूसरा लैमिनेशन, तीसरा लैमिनेशन, और फिर उसमें इंसुलेटेड मटेरियल फिल किया जाता है, ताकि एडी करंट्स ये तो शिफ्ट ना हो सके पीछे डायरेक्शन, पीछे वाली प्लेट्स में। तो इससे क्या होता है, वो हीट हो सकती है, क्रिएट, बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होगी, तो यानी कि वहाँ पे जो एनर्जी, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर में एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो लॉस फॉर्म में होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस पता है, विंड कॉपर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो रेजिस्टेंस किस फॉर्म में बदलता है, हीट फॉर्म में। और फ्लक्स
फ्लक्स लीक होगा तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी, यानी कि EMF भी क्या होगा, कम इंड्यूस होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट किसका होगा, ट्रांसफार्मर का हो गया। ठीक है, अब अगला जो कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा वो उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ रीजनिंग्स होगी। इसकी रीजनिंग ऐसे पूछ जाती है, जो ट्रांसफार्मर होता है किस प्रिंसिपल में काम करता है, तो ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के। ठीक है, और किस किस वजह से लॉस होता है, हिस्टैरिसीस की वजह से लॉस होता है, एडी करंट की वजह से लॉस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होता है, और जो हमारे पास क्या फ्लक्स लीकेज की वजह से यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है। हिस्टैरिसीस कर्व मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे फेराडेज के जो लॉज है वो भी काम करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।